हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ने वाले हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर एक ही वीडियो के अंदर आप जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनको हम इवैल्यूएट करने वाले हैं, वन बाय वन प्रोग्राम को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर है और हम हर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को बेसिकली रन होने में कितना टाइम लगता है, एक प्रोग्राम रन होने में कितना समय लेता है, बेसिकली वह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ए मेजर इन कंप्यूटर साइंस दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एल्गोरिथम टेक्स्ट टू रन एज ए फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट एन। तो जितना साइज आपकी होगी, अगर मान लीजिए आपने इनपुट, अगर इनपुट आपके ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपकी टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इनपुट आपके कम होंगे तो बेसिकली आपका टाइम क्या लगेगा, कम कम लगेगा। तो बेसिकली एक एल्गोरिथम को रन होने में जितना समय लगता है बेसिकली उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा मेजर किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी किसी प्रोग्राम की, वह प्रोग्राम उतना ही अच्छा कहलाता है। तो देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम आगे देखते हैं कि हर प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दोस्तों बेसिकली नोटेशन होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी क्वांटिटी के बारे में कहते हैं तो ये 5 kg है, 5 आवर्स हैं, मिनट्स हैं। तो जो यूनिट होती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बेसिकली 3 नोटेशन के अंदर काम होता है। उसी प्रकार से एक है बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। तो 3 नोटेशन है बिग ओ, एक हमारे पास में ओमेगा होता है और एक होता है थीटा। अगर कोई प्रोग्राम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना समय ले सकता है उसको अपर बाउंड कहा जाता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक प्रोग्राम जितना समय लेता है उसको बिग ओ से दिखाते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं अपर बाउंड, बिग ओ को अपर बाउंड कहते हैं, या इसको कहते हैं वर्स्ट केस। अपर बाउंड वाली चीज को हम वर्स्ट केस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास में अगर ओमेगा का मतलब है लोअर बाउंड, कम से कम समय, तो कम से कम समय तो क्या हुआ, बेस्ट केस। एक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना समय चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट केस और आपका वर्स्ट केस बन सकते हैं। तो हमारा जो ओमेगा होता है जिसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, वो क्या कहलाता है, बेस्ट केस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा थीटा नोटेशन, ये हमारा टाइट बाउंड कहलाता है, या हम इसको एवरेज बाउंड भी कह सकते हैं। इसको हम एवरेज बाउंड भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो है एवरेज एवरेज केस के अंदर होता है कि जो आपने सोचा, जैसे हम सोचते हैं कि भाई इस काम को करने में 5 घंटे लगेंगे, अब 5 आवर की बजाय 10 आवर लग गए तो वो तो वर्स्ट केस हो गया। लेकिन अगर 5 से 4 लग गए तो बहुत ही बेस्ट केस है। लेकिन एग्जैक्ट 5 लगे, आपने जो चीज सोची वो उसी चीज के अंदर हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, एवरेज केस है, ठीक है ना। तो आपके पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नोटेशन के अंदर दिखाने के लिए अंदर हम कह सकते हैं बेसिकली एक छोटी सी यूनिट है उसकी, उसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ओ, ओमेगा या थीटा को काम में लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जब भी किसी प्रोग्राम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है तो अगर आपसे नहीं कहा जाए कि अपर बाउंड बताओ, लोअर बाउंड बताओ, आपसे केवल इतना कहा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए इस प्रोग्राम की। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज बाउंड क्या होता है। तो जब भी किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए कहा जाता है तो बेसिकली हम बिग ओ को काम में लेते हैं। भाई एक, आप ये सोचिए कि हम किसी काम का वर्स्ट केस बता सकते हैं कि इतना, इससे हाईएस्ट टाइम तो लग ही नहीं सकता चाहे कितना भी इनपुट हो जाए। इसका मतलब वर्स्ट केस डिफाइन कर लिया तो बेस्ट और एवरेज तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताइए तो बेसिकली उसका अपर बाउंड दिखाया जाता है हमेशा कि ये काम करने में इससे अधिक टाइम हमारे पास में नहीं लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ फ्रेगमेंट के रूप में और वन बाय वन
करते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्प्ले है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट, अगर कोई भी आपके पास में प्रोग्राम है तो दोस्तों एक स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, इंटीजर x इक्वल्स टू 15 और कोमा y। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, C++, पाइथन, जावा किसी में भी हो सकता है। तो देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का सिंपल सा फंडामेंटल रूल यही है कि हर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसको चेक कर लीजिए। तो जब भी कोई प्रोग्राम, जब भी कोई कंपाइलर इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये केवल एक ही बार रन होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि हर स्टेटमेंट कितनी बार आपके पास में रन हो रहा है। तो अगर आपके पास में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, कोड, ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, तो अगर एक लाइन का कोड है तो एक हो गया, 10 लाइन का कोड है जिसमें इटरेशन नहीं आ रहा है, कोई लूप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो 10 आएंगे। तो आप सबको जोड़ के देख लीजिए कि कितना आ रहा है। हमारे पास में यहाँ पे केवल एक लाइन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे टोटल लाइन कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल देख लीजिए कि हर लाइन का प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। तो अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कांस्टेंट आता है तो हमारे पास में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 या बिग ओ में 1 होती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होता है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 कहलाती है दोस्तों। दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखा गया है। पहले मेरा एक प्रोग्राम का लाइन था, चलिए उसी के ऊपर देखते हैं। यहाँ से एक सी प्रोग्राम का कोड लिखा गया है, तो यहाँ पे इंटीजर है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहले मैं बता दूं कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। ये दो वेरिएबल को स्वैप करने का प्रोग्राम है यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, या हम कह सकते हैं थर्ड वेरिएबल के थ्रू। तो सी प्रोग्रामिंग में सभी ने ऐसा किया होगा। तो दो, यहाँ पे देखिए, दो वैल्यू डिक्लेयर की, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, राइट, और एक टेम्प। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे प्रिंटफ है, ये भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे टेम्प में वैल्यू डाली गई है, स्वैप कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट भी एक बार, ये स्टेटमेंट भी एक बार। टोटल सारे स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुए। अब इन सारे स्टेटमेंट को आप ऐड कर लीजिए, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्वांटिटी क्या आ गई, 6। इस चीज को दोस्तों टाइम फंक्शन कहा जाता है। इसको हम कहते हैं टाइम फंक्शन। इसको हम टाइम फंक्शन या एफ ऑफ एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6 आ गई। अगर किसी प्रोग्राम के टाइम कांस्टेंट की, टाइम फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, अब कांस्टेंट 100 को भी बोलते हैं, 1000 को भी बोलते हैं, 1 को भी बोलते हैं और 10 को भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी राशि हो, अगर वो कांस्टेंट है, मैंने कहा आपके पास में 250 आ गया, तो 250 तो कांस्टेंट है, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर जो आप टोटल ऐड करेंगे उसकी उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, तो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 होती है दोस्तों। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसका टाइम फंक्शन सारी स्टेप्स को ऐड करके बाद में अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो उसका टाइम फंक्शन, उसका कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। एक नेक्स्ट प्रोग्राम है कि यही स्वैपिंग निकालना है विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल। अब यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल को यूज नहीं किया गया है, तो आपको वही स्कीम अपनानी है, एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है कि जो स्टेप्स हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, हर स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टेट एक बार एग्जीक्यूट हुई, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम एग्जीक्यूट हुई, ये भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका भी जो एफ ऑफ एन है या टाइम फंक्शन है वो कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई टाइम फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 या बिग ओ में 1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। इसी फंडे पे हमें आगे तक काम करते रहना है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रोग्राम है स्विच स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम है उसमें कोई स्विच स्टेटमेंट आपको दे रखा है,
तो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हम देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा स्विच स्टेटमेंट में x कोई वैल्यू देंगे हम, सपोज x की वैल्यू इनपुट होगी, तो एक बार में एक ही वैल्यू तो इनपुट कर सकते हैं। सपोज मैंने x की वैल्यू दिया 10, राइट, तो 10 केस पे जाएगा, केस 1, केस 2, केस, और लास्ट में क्या आता है, डिफॉल्ट। तो इसमें दो केसेस बना रखे हैं, इसका मतलब इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, इस पे चला जाएगा। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ वन टाइम, फिर डिफॉल्ट पे चल जाता है। अगर कैश के अंदर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या आ जाती है, डिफॉल्ट। तो इसका मतलब दो बार दो स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट। या फिर अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर केस 1 एग्जीक्यूट हो गया, फिर बाहर आ गया, ब्रेक होके बाहर आ जाता है। इसका मतलब तो भी कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, 2 टाइम्स। इसका मतलब जो आपका एफ ऑफ एन आएगा या टाइम फंक्शन आएगा वो कितना आ रहा है, 2। अगेन कांस्टेंट, वापस क्या आ रहा है, टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब दोस्तों टाइम फंक्शन की वैल्यू वापस कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ में 1, या वी कैन से ऑर्डर ऑफ 1। तो यदि कोई प्रोग्राम केवल स्विच स्टेटमेंट से मिलकर बना है तो उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर इफ एल्स लगा होता है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम इफ एल्स से मिलके बना है तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो देखिए आप देखिए ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, x की वैल्यू चेक होगी। सपोज मैंने x की वैल्यू दी 10, तो x ग्रेटर देन 0, बात सही है। इसका मतलब प्रिंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 से ज्यादा है। तो 10 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में टाइम फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वापस वही चीज, अगर टाइम फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। अब देखिए अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x इक्वल्स टू -10, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो भी हमारे पास में टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा अगर किसी प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स दे दें, चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे नेस्टेड इफ एल्स कितने भी हों, तो लास्ट में जाके जो स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। इसलिए इफ एल्स के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दोस्तों वो कांस्टेंट होती है, और उसको बिग ओ में 1 के द्वारा या ऑर्डर ऑफ 1 के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरे एक्सेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक एरे आपको दे रखा है, अगर उस एरे को एक्सेस करना है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर रखा है दोस्तों, 5 एलिमेंट का एरे है। एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंटीजर एक्स एरे 2, राइट। तो आपको पता होगा कि एरे जब डिक्लेयर होता है, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है एरे 5, ये डिक्लेरेशन है। इसका मतलब मेमोरी के अंदर ये एरे ऐसे बन चुका है, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और एरे 4। क्यों, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है, मैक्सिमम साइज इसकी 5 है, तो जो मेमोरी मिलेगी मेमोरी लोकेशन के अंदर वो 0 से 4 तक मिलेगी। जो डिक्लेरेशन होता है टोटल साइज होती है, तो साइज -1 तक जाता है। एरे कहाँ तक जाता है, साइज -1 से, क्योंकि जो मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एरे 2, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी एग्जीक्यूट हुआ, ओनली 1 टाइम। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वही फंडा, स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ 1 टाइम। यहाँ पे इंटीजर एक्स एरे 2, तो जितनी भी एरे 2 के अंदर वैल्यू रखी होगी वो किस में सेव हो जाएगी, इंटीजर एक्स के अंदर। तो एरे 2 के अंदर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या सेव हो गई यहाँ पे 3। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 1। जो आपके पास में गिवन चीज है उसी के अंदर आपको स्टेप्स को काउंट करना है। इसका मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगेन जो टाइम फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, वापस से कांस्टेंट आ रही है। तो जब भी आपके पास में नंबर ऑफ स्टेप्स का एग्जीक्यूशन कांस्टेंट आता रहे, तो वहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है दोस्तों ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 के रूप में इसको हम दिखाते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल लूप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए यहाँ पे लूप है, तो देखिए यहाँ पे देखा फोर लूप है, इंटीजर आई, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चला, n टाइम, क्योंकि हमें अभी n की वैल्यू पता नहीं है। n कितना भी नंबर हो सकता है, n कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n लगा हुआ है, i लेस देन n, तो इसका मतलब i तब तक चलेगा जब n की वैल्यू उससे बड़ी है।
या i तब तक चलेगा जब छोटी है वैल्यू n से। तो यहाँ पे i लेस देन n है, i प्लस प्लस किया तो इसका मतलब ये n चला, और यहाँ पे चला ये सॉरी ये n प्लस 1 टाइम चलेगा, और ये कितना चल जाएगा n टाइम। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स भी होगा, ये कंडीशन फॉल्स भी होगी, तो यहाँ पे n प्लस 1 और ये n चलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये जो इटरेटिव स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट लूप में घूमता रहेगा। अब ये कितना घूमेगा वो डिपेंड करता है n के ऊपर। 10 आइटम है तो 0 से लेके 10 तक, लेस देन 9 करेंगे 10 करेंगे, लेस देन 10 करेंगे तो 9 प्लस एक कंडीशन के लिए वापस चेक होगा। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो आएगा n प्लस 1 प्लस n, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 2n प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल के अंदर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तो आपका फंक्शन हो गया, टाइम फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एन, टाइम फंक्शन हमारे पास में आ गया। लेकिन जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं तो जो हमारे पास में टाइम फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है उसमें कांस्टेंट पार्ट को हटा के लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक ही है, एन ही है, और ये 1 ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है। तो टाइम फंक्शन से कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट को हटा दीजिए, प्लस 1 है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एन। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ऑर्डर ऑफ एन। मैं इसको वापस से थोड़ा लिख देता हूँ। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहने वाली है ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो टाइम फंक्शन आया 2n प्लस 1, इसमें से कांस्टेंट पार्ट को आप हटा दीजिए। इस टाइप से हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई सिंगल लूप होता है तो ध्यान रखिए, अगर इस लूप के अंदर जो कंडीशंस हैं वो स्पेसिफाई करके दे रखी हैं और आपका जो डिक्लेरेशन है लूप का वो सही चल रहा है, मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, तो आपको इस हिसाब से आप कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टेड लूप। अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट कितना चला, बेसिकली हम देखें तो n प्लस 1, लेकिन मैं n ले लेता हूं, ब्रॉड n प्लस 1 टेंड्स टू n। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, ये भी एक टाइप से n चलेगा, ये स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इंटू एन टाइम चलेगा, और ये स्टेटमेंट भी इसके अंदर है तो ये कितना चलेगा, n इंटू एन। आप समझे, पहले ये स्टेटमेंट i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 0 से लेके पूरा करेगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पे जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जब n चल रहा है तो ये n खुद का तो चलेगा ही, और ये n खुद का इसका भी चलेगा, तो n इंटू एन हो गया। तो इसका मतलब नेस्टेड लूप के अंदर जितने लूप होते हैं उतने ही n स्क्वायर आपको लगाने पड़ेंगे। अगर दो नेस्टेड लूप में दो, लेकिन ध्यान रखना लूप का सिंटेक्स वही होना चाहिए। तो अगर आपके पास में लूप है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो यही आ गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 2n स्क्वायर प्लस n, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट पार्ट को हटा देना है। ये क्या है, ये टाइम फंक्शन आता है तो कांस्टेंट पार्ट को हटा दिया। अब यहाँ पे n भी है और n स्क्वायर भी है। अगर इस टाइप से हो तो हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री पार्ट होता है, राइट। तो n बड़ा है या n स्क्वायर, दो चीजें इसमें, n भी है और क्या है, n स्क्वायर। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो ये n की पावर 1 लिख सकता हूं मैं इसको, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, n स्क्वायर। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से वो चीज है, इवैल्यूएट की जा सकती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोस्तों, वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लूप विद इन फिक्स इटरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में लूप है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे i लेस देन 100 है, यहाँ पे लिखा है i लेस देन 100, यहाँ पे i लेस देन n नहीं है, ये नहीं है आपके पास में, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। तो याद रखना, जब अगर हमें कांस्टेंट पार्ट बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग गया कि लूप है वो 100 टाइम ही चलने वाला है भाई, n जो नंबर होता है, नंबर इंटीजर है तो वो कितने भी टाइम चल सकता है, ठीक है ना। अगर हमें कांस्टेंट नंबर दे दिया जाए तो दोस्तों ये जो इसकी जो वास्तव में 100 टाइम चलेगा तो ये कितनी बार, अब बताइए मुझे कि
कि यहाँ पे ये जो लूप है वो 100 + 1 टाइम चल जाएगा एक बार उसके लिए, और ये जो प्रिंट है वो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा 100 टाइम्स। अब ये n नहीं आएगा क्योंकि आपकी कंडीशन 100 पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये 100 + 1 चलेगा और ये कितना चलेगा 100। तो जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 100 + 1 + 100 तो ये कितना आ गया 201। इसका मतलब वापस देखिए n वैल्यू नहीं आई यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, कांस्टेंट आई है। इसलिए अगर किसी लूप के अंदर कंडीशन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, फिक्स इटरेशन दे रखा है, मतलब आपको पता है कि लूप 100 बार चलेगा, फिक्स है ये। लेकिन n अगर दे रखा है तो 10 बार भी चल सकता है, 10,000 बार भी चल सकता है, हमें नहीं पता कितना चल पाएगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। और जैसा आपने देखा कि ये वैल्यू है वो कांस्टेंट आ चुकी है, और कांस्टेंट टाइम फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो दोस्तों लूप विद फिक्स इटरेशन के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहने वाली है, ऑर्डर ऑफ 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लॉगरिथम लूप। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यहाँ पे देखिए फोर लूप दे रखा है, ठीक है। आई की वैल्यू इनिशियलाइज करी 1 से, आई लेस देन एन, सब सही चल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मैंने आपको पहले बताया इससे पहले कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक नॉर्मल सिंटेक्स होता है, तो ये नॉर्मल सिंटेक्स यहाँ पे नहीं है, आई मल्टीप्लाई बाई 2 है, राइट। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई इंटू 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 1 है मेरी, लेस देन एन की वैल्यू मान लीजिए मैं 10 लेता हूँ, तो आई की वैल्यू मेरी स्टार्टिंग में 1 है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई मेरी 2 हो गई यहाँ पे। फिर 2 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में, फिर क्या हो जाएगी 8, ऐसे होती जाएगी। अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 100 है तो 16 हो जाएगी, क्योंकि लेस देन एन चलना चाहिए, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो आप यहाँ पे देखें तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसका मतलब सारी वैल्यू है वो 2 की पावर में आने वाली है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 2 की पावर के भी लिख सकते हैं, के इटरेशन तक चलती रहेगी, या राइट, क्योंकि ये 2 तो पक्का पता है हमें, पावर कितनी लगेगी 2 पे 3 पे, वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर आने वाला है। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये जो लूप टर्मिनेट होगा, ये लूप होगा जब आई की वैल्यू बराबर हो जाएगी एन के, या ग्रेटर देन हो जाएगी, लेस देन एन पे तो चलता रहेगा, राइट। इक्वलिटीज को इक्वेशन बनाते हैं तो आई इक्वल्स टू एन, और आई की वैल्यू कहां तक जा सकती है 2 की पावर के तक, 2 की पावर के इक्वल्स टू एन। दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों लॉग 2 की पावर के log n, राइट। और के को हम बाहर निकाल देते हैं, हम log का बेस ले रहे हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए log, मैं ऊपर लिख रहा हूँ log 2 बेस पे 2 की पावर k इक्वल्स टू log n, ठीक है। तो ये k बाहर ले लेते हैं तो k log 2 बेस पे 2 इक्वल्स टू log n, राइट। log 2 पे 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है k इक्वल्स टू log n, और ध्यान रखिएगा इसका बेस क्या है मेरा 2 होने वाला है। अब आपको मैं हमेशा log में आती है, log n में आती है। अब ध्यान रखिएगा जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 2 से, तो इस log का बेस क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे होता i इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई 5, तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 5 से, तो आपने देखा जो ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपने सोचा log n होगी, बिल्कुल, लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा 5। तो जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं या जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उससे हम कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे डिवीजन होता, सपोज यहाँ पे अगर कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है कि i इक्वल्स टू आई अपॉन 2, राइट, तो यहाँ पे डिवीजन है, ये क्या कर रखा, भाग दे रखा है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है उसका भी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी log में आएगी, और जो किससे डिवाइड किया गया है 2 से डिवाइड किया गया है, तो उसका बेस क्या होगा log 2। अगर 1/3 होता तो log n ही होती, लेकिन बेस क्या हो जाता है उसका 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं 2 सिक्वेंशियल लूप्स। देखिए लूप सीक्वेंस में भी हो सकता है।
आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 लूप दे रखे हैं लेकिन लूप अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये लूप है तो हम देख चुके हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n चलेगा मैक्सिमम ये। और यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो गया, देखिए यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो गया, एक लूप के अंदर लूप नहीं है, मतलब ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये सीक्वेंशियल लूप है। इसका मतलब ये n चला तो ये भी कितना चल रहा है, n चल रहा है। नॉर्मली देखें तो ये भी n चल रहा है, ये भी n चल रहा है। कांस्टेंट पार्ट दे नहीं रखा कंडीशन में, n दे रखा है। इसका मतलब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, n प्लस n, राइट। तो इसका टाइम फंक्शन क्या आने वाला है, 2n। और कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कांस्टेंट पार्ट को हटा देते हैं। इसका मतलब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एन 2n नहीं आएगी, n आएगी। क्यों, जब भी हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं तो उसमें कांस्टेंट पार्ट को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे n कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पे तो 2 सीक्वेंशियल लूप दे रखे हैं, अगर 10 सीक्वेंशियल लूप होते तो टाइम फंक्शन उसका कितना बनता, 10n, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हमारी फाइनल क्या आती, n ही आती। तो अगर 100 अगर सीक्वेंशियल लूप लिए हैं आपने तो भी दोस्तों उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, n। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भी 100 सीक्वेंशियल लूप दे रखे हैं, अलग अलग लूप दे रखे हैं, नेस्टेड लूप नहीं है, 100 लूप्स हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहने वाली दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कुछ और प्रोग्राम में। अब देखते हैं लूप विथ इनर कंडीशन, कोई कंडीशन दे रखी है तो हमें लॉजिक वही लगाना है। तो ये लूप चलेगा, देखिए लेस देन इक्वल टू, तो ये n तक चल रहा है और ये स्टेटमेंट आपसे एक एक टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट कितने एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देखिए लूप चल रहा है, यहाँ पे ये एंड, यहाँ पे ये n आ रहा है और ये इफ स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुआ फिर प्रिंट एफ किया, लेकिन ये कितना एग्जीक्यूट होगा डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो आप प्रिंट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, वापस n टाइम चलेंगे। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 एक जितनी बार हम जाएंगे n के ऊपर ही डिपेंड करेंगे कि n की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी। तो हमारे पास में कई बार एग्जीक्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये n जितनी बार लूप चलेगा, हम मान लेते हैं कि n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको इफ कंडीशन को तो बार बार चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इफ कंडीशन ट्रू हो तो हम प्रिंटफ को भी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लूप चला 10 बार लूप चला तो प्रिंटफ एक ही बार प्रिंट होगा, वो तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन आपकी ट्रू है या नहीं है। इसका मतलब इटरेटिव स्टेटमेंट नेस्टेड नहीं है, इसका मतलब हम सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया 3n। और हम आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कांस्टेंट वैल्यू को रखते नहीं है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग ओ में n। तो अगर आपके पास में लूप दे रखा है और कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखा है तो कंडीशन बार बार रिपीट होती रहेगी। अब ये डिपेंड, हम हमेशा वर्स्ट केस लेते हैं, सपोज सारी बार प्रिंट हो गए तो n टाइम्स आपके पास में प्रिंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए रिकर्सिव फंक्शन। अब मान लीजिए आपके पास में प्रोग्राम के अंदर कोई लूप नहीं दे रखा है, किसी भी प्रकार का कोई लूप है वो नहीं है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है f नाम का फंक्शन है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ साइज, इसकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है वॉइड करके f, यहाँ पे एक f और इंटीजर n करके एक फंक्शन है, इसमें वैल्यू दी अपन ने, n की वैल्यू लेस देन 0 है तो रिटर्न हो जाएंगे। तो ये एक बार रन हुआ, फिर प्रिंट एफ, ये भी एक बार रन हुआ, लेकिन n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 है, सपोज 10 है, तो यहाँ पे कहा f ऑफ n 9 वैल्यू पास कर दी और ये वापस से जा रहा है। तो इसका मतलब वास्तव में देखा जाए तो एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सन का मतलब होता है, रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इस फंक्शन डेफिनेशन में इस फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल किया। तो पहली वैल्यू n की वैल्यू 10 थी, अब यहाँ पे कितनी होगी n-1, मतलब कितनी वैल्यू पास करके की उसने 9, लेकिन चलाना इसी फंक्शन को है, वापस से ये फंक्शन चलेगा तो वापस से ये 1 by 1 चलेंगे। अब कितने चलेंगे ये डिपेंड करता है n पे। अब हमें तो नहीं पता है कि n की वैल्यू यूजर कितना इनपुट करेगा, इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट क्या चलेंगे n टाइम्स, ये सारे स्टेटमेंट क्या चलेंगे n टाइम चलेंगे, n टाइम सारी स्टेटमेंट चलेंगे। तो अगर मान लीजिए आप इन सभी को ऐड करते हैं 1 2 3, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया 3n, वही बात आ गई 3n। तो अगर एक लीनियर
टाइम रिकर्सिव फंक्शन है ये, तो इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ n। तो रिकर्सिव फंक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि रिकर्सिव जो आपका लीनियर है, क्यूबिक है, कि स्क्वायर है, लॉगरिथम है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। 1/2 हाफ में होता तो आधा फंक्शन चल रहा है तो लॉगन में आ जाएगा, डिवाइडेशन हो रहा है हर चीज़ का, राइट। स्क्वायर में आ रहा है तो क्यूबिक फंक्शन में आ सकता है। मैक्सिमम लीनियर फंक्शन तक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जब एक विदाउट लूप, अगर लूप नहीं है लेकिन कोई रिकर्सिव फंक्शन आपके पास में दे रखा है, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है। एक फंक्शन डेफिनेशन में एक उसी फंक्शन को वापस से कॉल किया गया है तो वापस से इटरेशन में जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट इटरेशन नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, n। कांस्टेंट होते तो हम ऑर्डर ऑफ 1 कह सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारी टाइम फंक्शन थी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नॉर्मली अगर आप याद करें तो अगर कोई सिंपल प्रोग्राम है हमारा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, आपको अच्छी तरह देखें। अगर कोई सिंपल प्रोग्राम है तो हमने क्या सीखा दोस्तों, कोई सिंपल प्रोग्राम है जिसमें ना कोई लूप है ना कोई रिकर्सन है, राइट। तो उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। आपको सोचना ही नहीं है। आपको किसी ने कहा कि भाई एक मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आपने देखा ना तो कोई लूप है और ना कोई रिकर्सन है, राइट। अगर नहीं करना है आपको रिकर्सन और लूप तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। अगर कोई सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कोई इफ एल्स दे रखा है, कोई स्विच स्टेटमेंट दे रखा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि लास्ट में जो टाइम फंक्शन आएगा वो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 में दिखानी है। अगर आपके पास सिंगल लूप है तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ n। अगर आपके पास कोई नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर है, तो नॉर्मली क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर आपके पास लूप के अंदर फिक्स इटरेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लूप कांस्टेंट तक चल रहा है, इटरेशन फिक्स है, पहले से फिक्स है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ठीक है ना। और अगर आपके पास में लॉगरिथम लूप है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n। ये कैसे पता लगेगा, मल्टीप्लाई, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के रूप में के अंदर आपके पास में दे रखा होता है। सिक्वेंशियल लूप्स की होती है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि लूप सारे n टाइम होंगे तो सब ऐड हो जाएंगे, कांस्टेंट पार्ट को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे होती है ऑर्डर ऑफ n। कंडीशन इनसाइड लूप, लूप के अंदर कंडीशन क्या है, वो ऑर्डर ऑफ n। हमने देखा कि एक लूप है, एक लूप चल रहा है, उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन दे रखी है, तो उसमें भी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n ही होती है, क्योंकि n सारे ऐड होते जाते हैं, n स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन भी कितनी बार चलेगी, n टाइम चलेगी। एज ए स्टेटमेंट के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। रिकर्सन, लीनियर रिकर्सन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो आप निकाल सकते हैं। इसी थीम के ऊपर थीम एक ही रखनी है कि जब भी कोई भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा जाए तो हर स्टेटमेंट, हर लाइन ऑफ कोड जो आपने लिखा है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टोटल प्रोग्राम जितना एग्जीक्यूशन में लेगा वो हम टाइम, जो एग्जीक्यूशन टाइम, रन टाइम जो होता है हमारा, वो इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। जितनी इनपुट साइज के ऊपर टोटल टाइम लेता है उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा मेजर करते हैं। हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस के अंदर बताई जाती है। अलग अलग कोई एल्गोरिथम आप देखते होंगे कि किसी एल्गोरिथम की, जैसे हम बात करते हैं लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च जैसे आपने देखा होगा, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, बेस्ट केस में क्या होती है, तो बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि पहला एलिमेंट ही मिल गया जो हम सर्च कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ n। तो हम बेसिकली मैक्सिमम जो नोटेशन यूज करते हैं वो ऑर्डर ऑफ n को यूज करते हैं, क्योंकि वो वर्स्ट केस में बताता है। बेस्ट केस अगर हमारे पास में जो है वो अपर बाउंड को बताता है कि इस केस का अपर बाउंड ये हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो बीटेक, एमसीए, बीटेक, एमसीए, एमटेक, पीजीडीसीए जो बच्चे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके लिए एक यूज़फुल है। एक ही वीडियो में आप सभी प्रकार की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।